Good morning everyone, I'm Jatin Verma and this is Daily News Analysis for 4th of September 2018. So guys, आज का DNA हम YouTube पे कर रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा मेरे को आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, unacademy.com पे या अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जतिन वर्मा नाम सर्च करके मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो रेगुलरली डेली न्यूज एनालिसिस सितंबर के मंथ का वहां पे पाने के लिए। आज क्योंकि वहां पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कोर्स को अप्रूव करना है, तो आज यहाँ पे डीएनए अपलोड करते हैं। और गाइज इसके अलावा डेली एडिटोरियल्स और एमसीक्यूज और ये सब चीजें पाने के लिए फेसबुक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी के रिगार्डिंग या फिर और एसए कोर्स के रिगार्डिंग टिप्स वगैरह आप इस ग्रुप पे पा सकते हैं। और इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, जो लोग फेसबुक पे नहीं है उनके लिए। नाउ कमिंग टू दिस, ये सारे न्यूज आर्टिकल्स को एक एनालिटिकल वे में, एक जज्बाती वे में एनालाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, नीति आयोग ने एक पैनल अपॉइंट किया था जो हमने शिमला में या हिमाचल प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्राइसिस देखा पानी की आपूर्ति के चलते, ऐसे क्राइसिस से निपटने के लिए नीति आयोग ने एक पैनल अपॉइंट किया था। हिमाचल प्रदेश एंड स्टेट कैपिटल शिमला फेस्ड सिवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। तो वो एक्विफर रिचार्ज ना होने की वजह से, जियोग्राफी का जो टर्म है जो हम देखते हैं कि ये एक्विफर रिचार्ज का फिनोमिना एनसीईआरटी बुक्स में और ये सब चीजों में दे रखा है, तो बेसिक ज्योग्राफी। लेकिन प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो ये बेसिक ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स में और मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने कॉन्स्टिट्यूट किया था पैनल, इंटरनल पैनल, जिसने ये कहा है कि इसे रिचार्ज करने के लिए कुछ, जैसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आते हैं वैसे स्प्रिंग हेल्थ कार्ड होना चाहिए इसके लिए। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को यह सुझाव दिया है कि डेडिकेटेड मिशन लाना चाहिए स्प्रिंग वाटर सिस्टम्स को रिवाइव करने के लिए। अगर स्प्रिंग वाटर सिस्टम, जैसे कि कुल्लू मनाली में हम देखते हैं कि वहां पे गर्म पानी निकलते रहते, राइट, तो अगर स्प्रिंग वाटर सिस्टम को सही समय पे रिचार्ज नहीं किया जाएगा उसे बाद में रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और कंट्री के हिमालयन स्टेट जो है इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, खासकर विमेन। इस रिपोर्ट में 100 पेजेस की ये रिपोर्ट है, नीति आयोग की वेबसाइट पे दे रखी है, उसमें से कुछ डायग्राम्स हमने यहाँ पे लिए हैं। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट के लिए नीति आयोग ये कहता है कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहले स्प्रिंग मैप बनाना चाहिए, जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैप बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग, डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम कि स्प्रिंग्स में पानी का जो लेवल है वो कितना नीचे चला जा रहा है, और स्प्रिंग वाटर रिचार्ज सिस्टम होना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप ये है सोशल, जेंडर एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। तो म्यूनिसिपल बायलॉज में क्या प्रावधान है कि स्प्रिंग वाटर रिचार्ज होगा या नहीं। हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग, ये एक और चौथा स्टेप इन्होंने बताया इसमें, कॉन्सेप्चुअल हाइड्रोजियोलॉजिकल लेआउट ऑफ स्प्रिंग शेड। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट के लिए जैसे हम रिवर वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करते हैं वैसे ही स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग टाइप्स एंड रिचार्ज एरियाज, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड इंप्लीमेंटेशन, मेजरिंग इम्पैक्ट्स, हाइड्रोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक मेजरिंग इम्पैक्ट, इसके 8 स्टेप मेथोडोलॉजी ये नीति आयोग की रिपोर्ट में दे रखी है। इसके अलावा ये डायग्राम ये दर्शाता है कि कैसे ये जो फ्रैक्चर्ड रॉक है, बार बार रेनफॉल होने के चलते या ये जो इरोड हो जाती है रॉक, उसके बाद यहाँ से पानी रिचार्ज होके ग्राउंड में रिसते चले जाता है। और जब ये पानी ग्राउंड में रिसते चले जाता है तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है और फिर ये स्प्रिंग आउटलेट है, यहाँ से पानी, वाटर कीप्स ऑन गशिंग आउट, यहाँ से पानी निकलते रहता है और यहाँ पे तालाब या फिर कुछ लेक आप पाते हैं। तो जो ये नेचुरल लेक्स हैं, ये काफी सारे लेक्स इंडिया में स्प्रिंग्स के अराउंड बने हैं। अब पानी नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये जो रॉक है ये काफी इम्पर्मिएबल रहती है, इसमें पानी नहीं रिस सकता। और ये इंडिया का मैप है, रीजनल स्प्रिंगस्केप्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो ये रेड एरिया में ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ये सारे इस पे डिपेंडेंट हैं। तो ये रीजनल स्प्रिंगस्केप ऑफ हिमालयन रीजन ओवरलेड ऑन अ गूगल इमेज मैप। तो इसके अलावा एक्सर्प्ट्स नीति आयोग की रिपोर्ट के, जो कि सुबह आज पढ़ते हुए निकाले मैंने इसमें से, डिप्लीशन ऑफ स्प्रिंग वाटर अनफॉर्चुनेटली हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेनी अनसस्टेनेबल एंड इम्प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या इम्प्रैक्टिकल निकल के आ रहे हैं? पीपल रिजॉर्ट टू इमीडिएट कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कि लोग इससे, जैसे हिमाचल में हमने देखा, हिमाचल में लोगों ने क्या किया कि ट्रक्स जो हैं, टैंकर्स हैं पानी के, वो मंगवा लिए गए, लेकिन पैक एनिमल्स, बाइसिकल से पानी लाया गया, लेकिन इसका कोई ड्यूरेबल सॉल्यूशन नहीं पाया गया। और ये खासकर विमेन के लिए पर्टिकुलरली
plight of women, drudgery जो उनको ट्रेवल करना पड़ता है 10 किलोमीटर और ये सब. When village springs run dry, women are forced to manually carry water from springs below their villages during the lean season. इसका इफेक्ट ये होता है, cost of inaction is mainly borne by rural mountain women who already are overburdened with firewood and fodder collection and household chores and as caregivers to the family and livestock. Alternative to resolve the crisis through public investments are not always effective. Public investment हम ये कर दें कि कैनाल सिस्टम बना देंगे, ये सब हिमालयन रीजन में पॉसिबल नहीं होता. और इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स हमने उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे उस दौरान देखे. जो भी हम बांध बनाते हैं वो फ्लैश फ्लड्स या लैंडस्लाइड्स के दौरान काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, प्रोलिफरेशन ऑफ मल्टी विलेज लार्जर वाटर सप्लाई स्कीम फ्रॉम स्प्रिंग्स. अब ये स्प्रिंग्स को एक्सप्लॉइट और ज्यादा डिप्लीट करने में ये जो लार्ज वाटर सप्लाई स्कीम्स लाई जाती हैं विल प्रोग्रेसिवली बिकम डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि स्प्रिंग्स खुद ही जब सूख जाएंगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा. ये एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का टॉपिक बनता है इस बार के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और ये जो शिमला में फिनोमिना देखा गया और भी काफी जगह ये स्प्रिंग्स जो है हमारे डिप्लीट होते जा रहे हैं. व्हाइल पुअर वाटर मैनेजमेंट वाज सेड टू बी द की कॉज अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश स्टेट अथॉरिटीज. उन्होंने कहा कि पुअर वाटर मैनेजमेंट था, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार के प्रशासन ने ये भी कहा स्नो मेल्टिंग भी कम थी और डिप्रेस्ड फ्लो फ्रॉम स्प्रिंग्स एज द कंट्रीब्यूटर्स टू द क्राइसिस. लेकिन मेघालय में 3810 विलेजेस जो कि स्प्रिंग्स पे डिपेंड करते हैं had the highest number of these water sources in eastern Himalayan states. Sikkim had the greatest density with 94% of its villages having a spring. In the western Himalayas, Jammu and Kashmir had both the highest number of villages with springs at 3313 and greatest density of 50.6%. The task force moves an 8-year program to overhaul spring water management. This includes preparing a digital atlas of the country's spring sheds, training a para-hydrogeologist who could lead grassroots conservation and introduce a spring health card. Spring जैसे soil health card है वैसे spring health card भी introduce किया जाना चाहिए. अगली न्यूज की तरफ रुख करते हैं. इंटरनेशनल एरिना से कल हमने देखा कि यूएस इंडिया के बीच में जो एडिटोरियल हमने यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे देखा, यूएस इंडिया के बीच में 2+2 मैकेनिज्म के तहत जो डील करे जाने जो मीटिंग होने वाली है 6 सितंबर को, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया से अपनी टाइज को, अपने रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट जो कि 2016 में लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट यूएसए के साथ में साइन किया गया था, वैसा ही लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट रशिया के साथ में भी साइन करने जा रहा है. टारगेटिंग टू कंक्लूड, जो भी इस पे वार्तालाप कंसल्टेशन चल रहा है उसे एनुअल समिट अक्टूबर में होने वाली है जो रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में, उससे पहले कंसल्टेशंस को कंक्लूड करने की कोशिश करी जा रही है दोनों तरफ से. प्रपोज्ड एग्रीमेंट follows a series of such agreements India has signed since the first logistics agreement with the US. Draft जो मॉस्को से आया है, draft logistics agreement has come from Russia. At the end of July, Ministry of Defense ने integrated defense staff and 3 services के पास इसे भेजा है उनकी टिप्पणी के लिए, उनके कमेंट्स के लिए. Army and Navy have since sent back their observations on the draft. और एक और ऑफिशियल का ये कहना है अग्रीमेंट विद रशिया उसी लाइन पे, उसी तर्ज पे होगा जो कि यूएसए और फ्रांस के साथ में किया गया है. और अग्रीमेंट इज सेट टू इंक्रीज इंडियाज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो. इंडिया की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिक्स मतलब कि जो हम हमारे एयरपोर्ट्स हैं या एरोड्रोम्स हैं, वो हम अगर कोई ऐसी स्थिति सिचुएशन एडवर्स डेवलप होती है इंडिया के नेबरहुड में या रशिया के लिए या इंडिया के लिए, तो फिर इंडियन ये एयरफोर्स बेसिस पे, नेवल बेसिस पे रशियन शिप्स या फिर रशियन वॉरप्लेन्स डिप्लॉय या लैंड कर सकेंगे या टेक ऑफ कर सकेंगे. रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज, उनको अगर तेल भरवाना है तो यहाँ से रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज भी मुहैया करवाई जा सकेंगी. और सेम विल अप्लाई टू इंडियन वॉरप्लेन्स एंड इंडियन शिप्स इन दी vicinity of Russia. Now, India signed the logistics exchange memorandum of understanding with USA in August 2016 after a decade of negotiations. Since then, it has concluded. USA के बाद में हमने फ्रांस, ओमन, फिलीपींस, सिंगापुर के साथ में ये अग्रीमेंट साइन करे हैं. एंड फॉर एक्सेस टू सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया, तो सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में एक्सेस करने के लिए भी ये हमने किया गया. और सबांग पोर्ट को आप मैप में देखेंगे और इन कंट्रीज की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ ऑस्ट्रेलिया टू हैज सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट.
तो ये ऑस्ट्रेलिया ने भी ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा है। क्या जापान ने कुछ ऐसा किया है? नहीं, राइट। ऑस्ट्रेलिया क्यों ऐसा करना चाह रहा है? South China Sea. Logistics agreements are administrative agreements facilitating access to military facilities for exchange of fuel and provisions on mutual agreement, simplifying logistical support and increasing operational turnaround of the military when operating away from India. Officials ने ये कहा कि India and Russia have had deep-rooted military cooperation for several decades, तो इनके बीच में ज्यादा कुछ मतभेद नहीं होंगे। जितने यूएसए और इंडिया के बीच में देखने को मिले थे शायद उतने नहीं देखने को मिलेंगे। और इसमें है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अरेंजमेंट इसमें बनाया जाएगा टू गिव एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज इन एडवर्स टाइम्स फॉर फ्यूल एंड इवन इन नॉर्मल टाइम्स ऑल्सो। जैसे कि रशियन प्लेन्स अगर सीरिया की तरफ रुक करते हैं तो फिर रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज दोनों को देनी पड़ेंगी। एंड राशंस बिटवीन दी पार्टनर कंट्रीज इंडिया एंड रशिया। और इससे पहले ये हमने जो सब देखा है, इमेज क्रेडिट गोज टू द हिंदू। नाउ इंडिया साइप्रस वाउ टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। साइप्रस कंट्री यहाँ पे पाई जाती है यूरोप में। हमारे राष्ट्रपति यूरोप के 3 नेशंस के दौरे पे हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और साइप्रस है वो अपनी टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। साइप्रस जो कि एक टैक्स हेवन माना जाता है, साइप्रस और इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को रिवाइज करा था। इंडिया से पैसा मनी लॉन्डर होके हवाला चैनल्स के थ्रू साइप्रस जाता है और फिर साइप्रस से वापस इंडिया में आता है। इस फिनोमिना को प्लग करने के लिए हमने काफी सारे कदम यहाँ पे उठाए हैं, जैसे कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, पोएम रूल्स, राइट, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, ताकि साइप्रस जैसी इन कंट्रीज का, क्योंकि जो ये आइलैंड कंट्री है इनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं रहता, तो ये कंपनीज टैक्स को, ये ऐसी छोटी कंट्रीज, चाहे वो पनामा कैनाल है उस तरफ, तो ऐसी कंट्रीज टैक्स को कम करके कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को या यूएसए की कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, ताकि यहाँ पे पैसा एक बार आ जाएगा फिर यहाँ से पैसा वापस इंडिया में निवेश होगा। इसके लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइप्रस के साथ में साइन कर रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर साइप्रस में टैक्स लगाया जा रहा है किसी कंपनी पे, तो उस कंपनी की आमदनी, उस कंपनी के प्रॉफिट पे इंडिया में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा उठाने के लिए काफी सारा पैसा इंडिया से साइप्रस में जाता था, फिर साइप्रस से इंडिया में वापस आ जाता था। इसको प्लग करने के लिए 2016 में ये अग्रीमेंट को जो है रिवाइज किया गया था ताकि ऐसा ना हो सके। एंड दे ऑल्सो हेल्ड डिस्कशंस ऑन द इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग promotion of business collaborations in tech fields of IT, in the fields of information technology, tourism and renewable energy. India reaffirmed its unwavering support to Cyprus for upholding its sovereignty and territorial integrity. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, साइप्रस का पिछले दिनों भी अप्रैल 2017 में एक इशू हुआ था कि टर्की के राष्ट्रपति, गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टर्की के प्रेसिडेंट जो है रेसिप तैयप एर्डोगन, उन्होंने, वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ करीबी दिखाते रहते हैं, ताकि टर्की जो भी करते रहता है यहाँ पे, टर्की इस्लामिक कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना चाहता है। टर्की सऊदी अरेबिया से कम्पीट कर रहा है कि ये जो दी टॉर्च बेयरर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड जो है टर्की बन सके। इसलिए टर्की कभी टर्की ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की डिस्प्यूट का सुलहनामा कराने के लिए टर्की इंडिया और पाकिस्तान के साथ में कोलैबोरेट करने को रेडी है या फिर इंटरवीन करने को रेडी है। तो ऐसे केस में इस चीज का जवाब देने के लिए इंडिया ने टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्डोगन, जो अप्रैल 2017 के पहले हफ्ते में इंडिया आए थे, उससे ठीक पहले साइप्रस के राष्ट्रपति को हमने इनवाइट किया था। और हमने भी यही बात कही थी कि अगर साइप्रस चाहता है तो इंडिया, और साइप्रस के राष्ट्रपति ने रादर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये बात कही थी कि साइप्रस का जो एक हिस्सा है जो टर्की ने दबा रखा है, उसे साइप्रस को छुड़ाने में मदद की जाए। तो ये डिप्लोमेसी जो है टर्की को काउंटर करने के लिए एक कारगर टूल साबित हुआ। उसके बाद टर्की की तरफ से कोई पाकिस्तान की फेवर में आवाज अप्रैल 2018 तक नहीं आई, राइट। सो ये चीज है। अब इसे समझते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बोथ द लीडर्स एक्सचेंज व्यूज ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडियन प्रेसिडेंट सेड इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.2%। और लास्ट क्वार्टर में जो हमारा अभी देखने को मिला अप्रैल से जून, जो हमने कल न्यूज स्टडी करी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में, और गिवन द फैक्ट दैट
साइप्रस का जो नीश एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बोथ द लीडर्स अग्रीड दैट देयर वाज मच स्कोप टू डीपन इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की तर्ज पे दोनों कंट्रीज में काम किया जा सकता है। MOU was signed between the Financial Intelligence Unit India and Unit for Combating Money Laundering for Cyprus. This agreement would further strengthen the institutional framework to facilitate investment cross flows. अब जो legitimate क्रॉस फ्लोज हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस के अलावा जो साफ सुथरा मनी का फ्लो है उसे बढ़ावा देना चाहिए। साइप्रस को इस वे में फाइनेंशियल सर्विसेज के एरिना में एक्सपर्टीज हासिल है, जैसे कि स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड है, ये सब है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से साइप्रस में नहीं जाए, उसके लिए टर्की कार्ड यूज करके साइप्रस को एक वे से ये कह के कि हम इंटरनेशनल एरिना में जहां तक टर्की के साथ में डिस्प्यूट का सवाल है हम उस मुद्दे को तो उठाएंगे, लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के मुद्दे पे साइप्रस को हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, जो कि साइप्रस कर रहा है। नाउ ड्राफ्ट चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स रिलीज्ड। The draft charter of patients' rights prepared by National Human Rights Commission has been put up on the Health Ministry's website on August 30 for comments and suggestions. 30 अगस्त को ये चार्टर ऑफ पेशेंट्स हेल्थ, चार्टर ये होता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे आपको एक चार्टर ऑफ सर्विसेज लगा हुआ, या फिर किसी बैंक में जाते हैं तो आपको चार्टर लगा हुआ मिल जाता है कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो 15 मिनट में आपका अकाउंट या फिर 1 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए, प्रोवाइडेड यू फुलफिल द KYC नॉर्म्स। अगर आप ATM कम डेबिट कार्ड बनवाना चाहते हैं नया, 15 मिनट लगने चाहिए। ऐसे ही चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है अगस्त 30 को, और लोगों के मतलब NGOs के कमेंट्स इस पे मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं। इसमें प्रोविजंस ये हैं, पेशेंट्स विल हैव द राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट की अगर कोई भी उन पे टेस्ट किया जा रहा है तो उनको पहले बताना होगा और फिर उनकी अनुमति पेशेंट्स की लेनी जरूरी होगी। राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रावधान HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017 में जो पास किया गया था, अब जो एक्ट बन गया है उसमें किसी भी लेप्रोसी के पेशेंट के साथ में, HIV या एड्स से जूझ रहे पेशेंट के साथ में पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सीख और ऐसे ही मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया गया है, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और सीक्स अ सेकंड ओपिनियन एंड चूज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ओपिनियन, तो पेशेंट हैज द राइट टू सीक अ सेकंड ओपिनियन, यानी कि अगर एक डॉक्टर को कंसल्ट किया है तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर पकड़ के बिठा लेगा और ट्रीटमेंट चालू कर देगा। सेकंड ओपिनियन लेने का हक दिया जाना चाहिए, जैसे आप लोग कपड़े ट्राई करते हो वैसे ही डॉक्टर ट्राई कर सकते हैं। एंड चूज द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन इफ अवेलेबल। तो ड्राफ्ट चार्टर दैट इंक्लूड्स 17 राइट्स विद डिस्क्रिप्शन draws upon all relevant provisions inspired by international health charters and guided by national level priorities, यानी कि हमारे देश की प्रायोरिटीज को, प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल चार्टर्स से सबक लेते हुए हमने ये 17 राइट्स को डिस्क्राइब भी किया है इसमें कि कौन कौन से राइट्स इंडियन पेशेंट्स को दिए जाने चाहिए। नीड फॉर ड्राफ्ट चार्टर क्या थी? सम स्टेट्स हैव अडॉप्टेड नेशनल, कुछ स्टेट्स ने नेशनल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट अडॉप्ट किया है 2010 का। कुछ स्टेट्स ने अपना एक स्टेट लेवल लेजिस्लेशन, अपना एक बिल पास किया है टू रेगुलेट हॉस्पिटल्स, और देयर इज नो कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट ऑन पेशेंट्स राइट्स दैट कैन बी फॉलोड बाय ऑल स्टेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि अगर आप बिहार में ट्रीटमेंट कराओ या असम में कराओ या पंजाब में कराओ, कुछ बेसिक राइट्स पेशेंट्स को हर जगह मिलने चाहिए, क्योंकि इंडिया आर्टिकल 1 के तहत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ हेल्थ राइट्स मिलना चाहिए। Implementation according to the notice issued by Joint Secretary NHRC के जो Joint Secretary हैं, Ministry of Health plans to implement the Charter of Patients' Rights through state governments for provisions of proper health care। अब क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी इतना कुछ कर रही है, आयुष्मान भारत और ये सब, तो it is proper and it is befitting of the central government to make the states fall in line। तो राज्य सरकारों को इस पे, even though health is a स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकारों को इस मामले में केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। दिस चार्टर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फॉर्मुलेट कॉन्क्रीट मैकेनिज्म्स सो दैट पेशेंट्स राइट्स आर गिवन एडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स आर सेट अप टू मेक दीज राइट्स फंक्शनल एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
by law. The onus is now on the states to follow the charter effectively. अब onus किस पे है? राज्य सरकारों पे है इस चार्टर को effectively follow किया जाए. हेल्थ चेक अगर हम देखें, कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2017, इसका पर्पस ये है to bring a legal control over private member establishments in the state. Among other things, the bill made the registration of private medical establishments, माफ कीजिएगा, private medical establishments mandatory and laid down guidelines to ensure their quality also. मतलब अगर सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स भी हैं तो उन्हें भी रेगुलेट करना होगा. कर्नाटका गवर्नमेंट will be fixing the rates for each class of treatment and will provide grievance redressal mechanism also. It will also put a stop to the practice of demanding advance payment in case of emergency. तो ये एक अच्छा प्रावधान है कि एडवांस पेमेंट इमरजेंसी के केस में नहीं मांगा जाना चाहिए, चाहे and treatment and not releasing the dead bodies to the relatives till all the dues have been settled. ऐसी मैल प्रैक्टिसेस प्राइवेट सेक्टर में पाई जाती हैं कि अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो फिर जो डेड बॉडी है वो हैंडओवर नहीं करी जाती. तो ऐसे केस में इनमें सुधार होना चाहिए. तो कर्नाटका इज लीडिंग दी bandwagon here. Now, Clinical Establishment Act 2010 was enacted by the Center for Registering and Regulating all types of medical establishments, government, public, private, single doctor, right? सभी को इसमें रेगुलेट करा जाना चाहिए. All types of public and private clinical establishments in the country, including single doctor. But very few states have brought the legislation to bring this act into effect. National Family Health Survey 4, ये चीजें क्वेश्चन पे प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं तो थोड़ा ध्यान देना इस पे. Reveals that 2015-16 का ये लास्ट सर्वे जो अवेलेबल है अब तक पब्लिक डोमेन में, ये दर्शाता है कि अराउंड 52% households in the urban areas and around 44% households in the rural areas, private sector is the main source of health care when they are sick. बावजूद इसके कि दी हाई कॉस्ट इन दी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है, एग्जॉर्बिडेंट ड्रग प्राइसेस हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और इसी के साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट. तो आपका धर्म बनता है ये कि नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में इनकी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पढ़ लें. राइट नाउ, कोर्ट क्वेश्चंस द प्रेस मीट बाय पुलिस ऑन एक्टिविस्ट अरेस्ट. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था 5 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट, जिनके ऊपर के आरोप थे ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एल्गर परिषद एंड इंस्टिगेटिंग द सब्सिक्वेंट क्लैशेस एट भीमा कोरेगांव इन दिसंबर. तो भीमा कोरेगांव में पुलिस ने जब ये रिवील किया था कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, क्यों किया गया है, उसके बाद में वहां पे दंगे भड़क गए थे. तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा, पुलिस को इसमें दोषी ठहराया कि आप अगर ये खुलासा नहीं करते तो शायद ये आग में घी डालने का काम नहीं होता. डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द महाराष्ट्र एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर रीडिंग आउट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज एविडेंस एट August 30 प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये इनको एविडेंस यूज करा जाना था, लेकिन इसको पुलिस के अधिकारी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीड किया. हाउ कैन पुलिस डू दिस? द मैटर इज सब जुडाइज. अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा होता है तो ऐसे केस में पुलिस को उसका खुलासा नहीं करना होता. सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई कर रहा था, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन रिलीज क्यों करी? तो ये एक प्रोसीजरल इशू है. Court was hearing a petition seeking the transfer of Bhima Koregaon case from Pune Police to National Investigating Agency. The petitioner who claims to be a victim of Bhima Koregaon violence alleged in his petition, अपनी याचिका में petitioner ने जो याचिका जिन्होंने फाइल करी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि पुणे पुलिस had now come up with a new connected story that the violence was instigated by Elgar Parishad organizers at Shani Varvada. Now, since the provisions of Unlawful Activities Prevention Act इसमें इन्वोक करे गए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यदि इन्वोक करा जाता है, पुलिस यदि उसको यूज करना चाहती है तो केस को फिर एनआईए को ट्रांसफर करना पड़ता है. अब ये कुछ चीजें हैं, फैक्ट्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ नीड नहीं है. हमारे लिए ज्यादा जरूरी है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एनआईए को पावर्स दी जाती हैं. एनआईए को पावर्स और भी काफी सारे एक्ट्स में दी जाती हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद की फाइनेंसिंग से डील करते हैं. Unlawful Activities Act places restriction on the freedoms entitled under Article 19 Clause 1 of the Constitution. Certain amendments were made to the Act which criminalized the raising of the funds for a terrorist act,
holding of the proceeds of terrorism, membership of a terrorist organization, support to a terrorist organization, and the raising of funds for a terrorist organization. It increased the time available to law enforcement agencies to file a charge sheet to 6 months from 3. यानी कि एनआईए को 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, चार्ज शीट कोर्ट में फाइल करना पड़ता है कि किन किन चार्जेस के तहत, किन किन सेक्शंस आईपीसी या एनआईए एक्ट के किन किन सेक्शंस के तहत आरोपी को अरेस्ट किया गया है। तो उसमें ज्यादा समय दिया जाता है ताकि पुख्ता इंक्वायरी की जा सके। लॉ वाज अमेंडेड इन 2008 आफ्टर मुंबई अटैक्स एंड अगेन इन 2012 टू स्ट्रेंथन इट। Definition of terrorist act was expanded to include offences that threaten economic security, काउंटरफीट इंडियन करेंसी, अगर कोई नकली नोट छाप रहा है, या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन, ये सबको भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है 2012 के संशोधन के तहत बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 2012 टू दिस एनआईए अमेंडमेंट एक्ट. Now, additional powers were granted to courts to provide for attachment or forfeiture of property equivalent to the value of counterfeit Indian currency. कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि अगर किसी कोई नकली नोट या काउंटरफीट करेंसी के केस में पकड़ा जाता है, तो जितनी काउंटरफीट करेंसी की तादाद पकड़ी जाएगी, या अगर ये मालूम होगा कि 200 करोड़ रुपए किसी ने नकली नोट छापे हैं, तो 200 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. और प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व इन दी ऑफेंस. होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि प्रपोज अमेंडमेंट इन द प्रिंसिपल एक्ट वाज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद गाइडलाइंस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इंडिया 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर बना था. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्रुप है, ग्लोबल ग्रुप है, जो कि स्विस बैंक और ये सब कंट्रीज पे भी शिकंजा कस रहा है जो टैक्स हेवन्स हैं. जैसे हमने साइप्रस की बात करी, पनामा की, कि उन्हें स्विस बैंक में रखे गए पैसे का खुलासा करना होगा, क्योंकि ये जो टैक्स हेवन्स हैं, जो पैसे को जहाँ पे छुपा के रखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है कि वो पैसा टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जा रहा हो. इसीलिए FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1989 में सेटअप करी गई थी टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. FATF में बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कि G20 मेंबर कंट्रीज हैं, काफी सारी कंट्रीज इसमें शामिल हैं. आप लोग मेंबरशिप बताएंगे FATF की. और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी FATF ने ये कहा था कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें लेबल करा जाए और उन्हें पाकिस्तान में बैन करा जाए. इंडिया FATF का मेंबर 2010 में बना था, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उससे पहले इंडिया को अमेंड करना पड़ा था. फिर ये हमारा NIA एक्ट अमेंड करना पड़ा था. नॉन कंप्लायंस वुड लीड टू डिमिनिशन ऑफ इंडिया स्टेचर. अगर हम इससे कंप्लाई नहीं करते, जो हमने अमेंडमेंट्स करी हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते, तो फिर इंडिया का जो दर्जा है, जो स्टेचर है इन द कमिटी ऑफ नेशंस FATF कंट्रीज के समक्ष, वो थोड़ा नीचा हो जाता, और कंट्री कुड बी प्लेस्ड अंडर द एनहांस्ड फॉलो अप प्रोसीजर, जैसे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है. बैम्बू सेंटर रिमेन्स रूटेड टू न्यू दिल्ली. इसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस में. आज क्योंकि ये थोड़ी देरी से है, तो इसे टाइम से अपलोड किया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे. हिंदी का एनालिसिस आप यहाँ पे पा सकते हो. इंग्लिश एनालिसिस विल बी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, राइट. इंग्लिश DNA आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा, और इसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस भी आई विल ट्राई टू अपलोड. तो ये डेली बेसिस पे आप यहाँ पे पा सकते हो. और गाइज बताना चाहूंगा कि जो हमने यहाँ पे इश्यूज को थ्रेडबेयर एनालिसिस किया, साइप्रस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसी के लिए एक अनअकैडमी प्लस पे कोर्स है जो कि पेएबल कोर्स है, पेड कोर्स है, राइट. तो उसको आप ज्वाइन करने के लिए कंसीडर कर सकते हो. फी रहेगी उसकी, और उसको शेयर भी कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, उसे फॉलो करके आप उस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं. सो ये था. इसके बाद बाकी की न्यूज़ आर्टिकल्स पार्ट 2 में हम डील करेंगे. बैम्बू सेंटर और रिप्लेस दलित विद SC एंड PSU रिफाइनर्स, और समझेंगे रुपी डिप्रिसिएशन को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को. महाराष्ट्र कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के बिना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नहीं की जा सकती. तो ये सब चीज़ों को समझेंगे पार्ट 2 ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस यहीं पे. तो जुड़े रहिए. जस्ट कुछ ही देर में आई विल बी अपलोडिंग पार्ट 2 ऑल्सो. थैंक यू.